कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्टॉकहोम पहुंच गया हूं। ये मेरे पीछे गैब्रिएला खड़ा है जिस क्रूज़ पे मैं आया हूं। अब हम 7 घंटे स्टॉकहोम के अंदर हैं। अभी बज रहा है 10:30 बजे मैं स्टॉकहोम पहुंच गया और वापस ये शिप चलेगी हेलसिंकी के लिए शाम 5 बजे। तो आई गेस वी हैव 7 आवर्स। यहाँ से सारी बसेस चल रही हैं जो स्टॉकहोम सेंटर की तरफ जा रही हैं। मैं थोड़ी देर में टिकट खरीद के अब मैं बस से सेंटर की तरफ जाऊँगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर स्टॉकहोम। सही है। अभी मैं बस का टिकट पूछ कर आया हूँ तो वो 40 यूरो का है, एक सिंगल पर्सन का, 70 यूरोस का एक फैमिली का। तो स्टेशन से लेकर सेंटर तक 30 मिनट्स की वॉक है। और फिर मैंने बोला 40 यूरो तो मैं देने से रहा। 25 यूरो का शायद टिकट पड़ा है मुझे पर बंदा हेलसिंकी से यहाँ आने का रिटर्न, और 40 यूरो में सिर्फ यहाँ से आधे घंटे दूर जाने के लिए सेंटर के तो नहीं दे रहा। तो मैंने वंडर करा कि मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, तो व्हाई डोंट आई वॉक टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब मैं पैदल चलता हुआ सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं अभी ओल्ड टाउन में आ गया हूँ स्टॉकहोम के, और आई मस्ट से इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी बिल्डिंग्स मैं बी रोल में डालता जा रहा हूँ साथ साथ, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। मैंने एंटिसिपेट कर रहा था कि थोड़ी सर्दी होएगी, मगर बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। जो जैकेट में पहन कर आया था वो भी मैंने बैग में रख दी है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है जो ज़्यादा बेहतर है। मगर खैर अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस टाइम मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी, तो मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। ओल्ड टाउन में बहुत सारी दुकान है, तो मैं देखता हूँ कुछ हलाल मिल रहा है तो मैं वो खा के देखता हूँ। ओके। När morgonen gryr och dimman ligger tät bland bergen, då dansar gruvfriden. Osynlig för blotta ögat, men med påtaglig närvaro, dansar gruvfriden. När natthimlen glittrar och de djupa skogarna tystnar. भाई इस टाइम मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ये किंग का पैलेस है। स्वीडन में मोनार्की होती है, जैसे इंग्लैंड में किंग्स और क्वींस होते हैं वैसे स्वीडन में भी किंग्स और क्वींस होते हैं। इस रेजिडेंस पे अभी यहाँ किंग है नहीं अवेलेबल, और ये रॉयल पैलेस है। यहाँ का पूरी रॉयल उसकी फैमिली रहती है। मैंने अभी पूछा है गार्ड से, तो बोले थे किंग का एक और घर है यहाँ, ज़ाहिर है वो किंग है, उसके 10 होंगे शायद। वो अभी इस रेजिडेंसी पे नहीं है, मगर ये उसका ऑफिशियल रेजिडेंस यही है। जो भी उसके लेटर्स वगैरह आते हैं वो यहीं पर आते हैं, और यहीं पे वो जब भी आता है तब कभी आता है। मगर अभी जब समर शुरू हो गया है तो वो अपनी दूसरी किसी रेजिडेंसी पे घूमने चला गया। और काफ़ी खूबसूरत पैलेस है ये। इस तरफ ऊपर सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, जितने भी पहले के किंग्स गुजरे हैं वो सारे किंग्स की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। इधर यहाँ से किंग के पैलेस की एंट्रेंस है, और इधर से म्यूज़ियम और पैलेस है। बहुत बड़ा पैलेस है, राउंड शेप में बनाया हुआ है, और वहाँ सारे उसके गार्ड्स खड़े हैं जो आपको एंट्री की इजाज़त नहीं दे रहे। उसका कोई टिकट लगता है, मगर क्योंकि हम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए तो हम अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर से देखेंगे और फिर हम ओल्ड टाउन आगे देखना शुरू करेंगे। मगर इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग पैलेस। भाई ये यहाँ के रॉयल पैलेस का फ्रंट साइड है। यहाँ से सामने से आप लोग टिकट खरीद के, शायद मुझे पता नहीं है यहाँ टिकट है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत थोड़े से टाइम के लिए आया हूँ। अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ वापस से आना चाहिए और 2-3 दिन के लिए आना चाहिए ताकि मैं ठीक से एक्सप्लोर कर सकूँ पूरा शहर। मगर ये यहाँ का फ्रंट फेसिंग साइड है इस पैलेस की, और ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाली हुई है पैलेस को, क्योंकि ये काफ़ी 1600s का पैलेस है, मे बी ओल्डर दैन दैट, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ा बहुत है। मैंने पहली दफ़ा कोई रॉयल पैलेस देखा, इससे पहले मैंने कभी कोई रॉयल पैलेस नहीं देखा। मुझे इंग्लैंड जाना है, लंदन में है शायद रॉयल पैलेस किंग का और क्वीन एलिज़ाबेथ का शायद, तो वहाँ पे मुझे एक दिन जाना है ज़रूर देखने। मगर फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टॉकहोम इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लीनेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये कैपिटल सिटी है क्योंकि स्वीडन की, मगर जितना भी इंडस्ट्रियल यहाँ का काम है वो सब शहर से बाहर होता है। इनफैक्ट सिटी के अंदर आने के लिए भी हर दफ़ा आने के लिए 10 क्रोन्स लगते हैं। मतलब
स्वीडिश रेजिडेंट्स के लिए भी, मतलब जब कोई स्वीडिश रेजिडेंट गाड़ी लेकर सिटी के अंदर आना चाहेगा तो उसको हर बार 10 क्राउन्स मतलब 1 यूरो पाकिस्तानी 200 रुपये देने पड़ेंगे, और वो जितनी भी दफ़ा बेशक गलती से अंदर आके बाहर चले जाए तो 1 यूरो उसका चला गया। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग गाड़ियाँ लेकर आते हैं और ज़्यादातर लोग पैदल ही चलना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि इनका टाउन इतना खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ 1600 से लेकर आज तक की बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स प्रिजर्व्ड हैं, जो कि स्टॉकहोम को नॉर्डिक कंट्रीज़ का सेकंड मोस्ट विजिटेड सिटी बनाती है। फर्स्ट बीइंग डेनमार्क में कोपेनहेगन, मगर सेकंड स्वीडन में स्टॉकहोम को विजिट किया जाता है। और इसको वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं, क्योंकि वेनिस एक बहुत खूबसूरत शहर है इटली में, मगर नॉर्डिक कंट्रीज़ का सबसे खूबसूरत शहर ये माना जाता है, और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस शहर में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक इनका ग्रेवयार्ड सेमेटेरी, बहुत फेमस सेमेटेरी है, मगर वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, और मैं बाई फुट हूँ तो शायद मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँ। और दूसरा यहाँ का जो रॉयल पैलेस था वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है यूनेस्को की। तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दैट समथिंग प्रीटी फैसिनेटिंग। इसके अलावा मैं ये शहर और ज़्यादा एक्सप्लोर करता चला जा रहा हूँ, और अगर मुझे रास्ते में कोई बातें पता चलती चली गई तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, मगर अभी मैं आगे जाता हूँ। तो इस टाइम मेरे पीछे जो है यहाँ से ओल्ड टाउन की हदूद ख़त्म हो गई हैं और मॉडर्न टाउन जो इनका न्यू टाउन है वो शुरू हो गया है। पीछे मेरे ये एक इन्होंने पार्क टाइप बनाया हुआ है जिस पे तमाम नेशनलिटीज़ के फ्लैग्स लगे हुए हैं, और इस साइड पे इन लोगों का बस सिस्टम है। ये मेन इनका सेंट्रल स्टेशन टाइप है। राउततिएतोरी जो फिनलैंड में होता है, जो मेन स्टॉप होता है इनका बस स्टॉप, और यहाँ से तमाम शहर के रास्तों पे बसेस चलना शुरू हो जाती हैं। और अंदर से सेंट्रल स्टेशन ऐसा दिखता है स्टॉकहोम का। दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट स्टेशन कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्ट इंस्टॉलेशंस है और आर्ट गैलरी है। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक तरीके से बनाया हुआ है। इस स्टेशन की सीलिंग देख के ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना आर्टिस्टिक तरीके से इन लोगों ने बनाया है। हर जगह आर्ट इंस्टॉलेशंस हैं और आर्ट का इन लोगों ने शदीद ख्याल रखा है ये बनाते हुए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत ट्रेन स्टेशन है जो मैंने देखा है, हेलसिंकी से भी ज़्यादा अच्छा। अभी तक मैं इस शहर में घूम रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एक बात इस शहर की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि इन लोगों ने सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ है और हर चीज़ साफ़ है। सिर्फ यही बात इसको मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ की लिस्ट पे ले आती है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा हुआ है, और ये मेन सेंटर है, कैपिटल सिटी है। अगर आप ऐसे ही पेरिस या बार्सिलोना चले जाएं, वहाँ की भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो ये नहीं। वहाँ के सेंटर्स और इस सेंटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि हाँ, नॉर्डिक कंट्रीज़ को क्यों दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखती हैं। 100 साल की आगे की प्लानिंग करती हैं, ये सिर्फ अगले साल की प्लानिंग नहीं करते हैं। अच्छा, वैसे तो सब कुछ सही है, मगर सेंटर में इतने ज़्यादा हलाल खाना खाने की जगहें नहीं है। अभी बड़ी मुश्किलों से मैंने प्लान करा था कि मैं कबाब नहीं खाऊंगा बस जाके, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कबाब खा लिया कि मुझे वो खाना अच्छा लगता नहीं है। मगर फाइनली मुझे कबाब शॉप पर ही आना पड़ा कबाब खाने के लिए, क्योंकि वही एक चीज़ सेंटर में हलाल मिल रही थी, और मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश करी, इतनी ज़्यादा हलाल चीज़ें नहीं मिल रही। मगर खैर, अभी मैं खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ और फिर हम बाकी शहर घूमते हैं। अच्छा, खाने के प्राइसेस यहाँ पे नॉमिनल ही हैं, थोड़े से जर्मनी से ज़्यादा हैं। जर्मनी में एक पूरा मील जो अभी मैंने बर्गर खाया वो 9-10 यूरो का मिलेगा, और यहाँ पे अराउंड 13-14 यूरोज़ का मिला था। तो खाने के प्राइसेस यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हैं। मतलब जब आप ट्रैवल करने आते हैं तो आपको अपने दिमाग में एक बजट बना के रखना पड़ता है कि हाँ, इतना एटलीस्ट आपको कॉस्ट करेगा। और मील ज़ाहिर है ये नॉर्डिक कंट्रीज़ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थोड़े अपर स्केल पे आती हैं, यूरोप में थोड़ी रिच कंट्रीज़ मानी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर खाना भी थोड़ा महंगा होता है और हर हिसाब से वो चीज़ें महंगी होती हैं। मगर एक कंप्लेन मेरी ज़रूर है
कि इन लोगों को सेंटर में और ज़्यादा हलाल फूड स्टोर्स खोलने चाहिए। हलाल खाना इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। हलाल अगर रेस्टोरेंट्स होते तो मैं कबाब बिल्कुल भी नहीं खाता, मैं कुछ और ही खाता ज़रूर। अच्छा, एक अच्छी बात बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कि वेदर बहुत अच्छा है। अगर वेदर अच्छा हो ना तो पूरा ट्रिप आपका अच्छा गुजरता है। क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रहा था तो 13-14 आ रहा था और मैंने जैकेट पहन के शिप से बाहर निकला था, मगर अभी 17 हो गया है यहाँ का, विच इज़ वेरी वार्म। तो मैंने जैकेट उतार के अपने बैग में रख ली है। और इस टाइम फिनलैंड में इज़ अराउंड 9-10, जो कि आपको जैकेट पहननी ही पड़ती है, मगर वेदर मेक्स द फन डबल। जब भी मैं किसी नए शहर आता हूँ या तो मैं पैदल ट्रैवल करता हूँ या बसेस या मेट्रोज़ यूज़ करता हूँ अगर किसी दूर जगहों पे जाना हो। उससे ज़्यादा आपको कल्चर का पता चलता है और शहर में घुस के आपको ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, पता चलता है कि लोग कैसे हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। भाई साहब, मुझे लग रहा है मैं तो गिर ही जाऊंगा। ऐसी कई तरह की बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने लगाई हुई हैं पूरे शहर में बच्चों के खेलने के लिए। स्टॉकहोम को वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बिगेस्ट सिटी कहते हैं। ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फन फैक्ट है कि शहर बहुत छोटा सा है, मगर इसमें करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पूरे शहर में वो कर ही नहीं सकते एक दिन में। बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, और समर में वो एक्टिविटीज़ डबल हो जाती हैं क्योंकि समर इन लोगों को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये शहर में इतनी ज़्यादा गलियों और इतने ज़्यादा लोग हैं, मेट्रो भी 2-3 फ्लोर्स का एक मेट्रो स्टेशन होता है कि अगर आप एक दफ़ा अगर आपको सही रास्ते नहीं पता तो आप डेफिनेटली इस शहर में गुम हो जाओगे। ओके भाई, मैंने अभी ये नया शुरू करा है कि मैं जिस मुल्क भी जाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा पिछले मैं 3-4 मुल्कों में घूमा और मैं वहाँ से सूवेनियर ज़रूर ख़रीदता हूँ। फ्रिज वगैरह पे लगाने के लिए स्पेशल मैग्नेट्स मिलते हैं यहाँ से। तो यहाँ स्टॉकहोम पे मैं आया हूँ, यहाँ बहुत सारी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग टूरिस्ट सिटी, तो यहाँ पे बहुत सारी ये टूरिज़म शॉप्स हैं और सूवेनियर्स मिल रहे हैं। यहाँ थोड़े से महंगे हैं। पेरिस में मैंने 1-1 यूरो की 4-4 की चेन्स ख़रीदी थी और यहाँ पे ये 2 यूरो का एक सूवेनियर मिलता है, तकरीबन पाकिस्तानी 400 रुपये का। तो मैंने 2 ख़रीद लिए अपने घर के लिए। ये काफ़ी अच्छे हैं दिखने में और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाउ कलरफुल ऑफ अ सिटी स्टॉकहोम इज़। तो आप लोग जब आएँ तो आप लोग भी यहाँ से सूवेनियर्स ख़रीद सकते हैं। बस देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को कहीं से और सस्ते मिल जाए ना तो कमेंट्स में मुझे नीचे बता दीजिएगा कि भाई यहाँ से सस्ते मिलते हैं, ताकि अगली दफ़ा मैं आऊँ तो ज़्यादा ख़रीदूँ। तो भाई मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस टाइम मैं वापस से समंदर पार आ गया हूँ क्योंकि अब 3 बज गए तो मेरे वापस जाने का टाइम हो गया है। मगर ये शहर अब मेरे टॉप 5 फेवरेट सिटीज़ की लिस्ट में आ गया है। इनका आर्किटेक्चर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा कलरफुल सिटी है, बहुत ज़्यादा टूरिज़म है और वेदर बहुत अच्छा है। और इस शहर की मुझे जो फिनलैंड से बातें मैच करती भी लगती हैं वो ये है कि यहाँ पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और ह्यूमन लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे बहुत कम क्राइम है। हालांकि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं, लोग कहते हैं कि हम फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, मगर नहीं, जब एक रूल होता है और एक सिस्टम होता है और जहाँ के लीडर्स अच्छे होते हैं वहाँ का बाकी सब कुछ भी, वहाँ की आवाम भी अच्छी होती है। और सेकेंडली कि यहाँ भी रात नहीं होती है समर में। यहाँ तक की बात है कि आज 5 मई है और यहाँ पे आजकल रात में 10 बजे सनसेट होता है और मिड जून में बिल्कुल फिनलैंड की तरह या आइसलैंड की तरह या नॉर्वे की तरह पूरे दिन सूरज गुरूब नहीं होता है और रात के 12 बज जाते हैं और सूरज गुरूब नहीं होता। और तो ये 2 बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी इस शहर के बारे में। मगर खैर, अब मेरे क्रूज़ निकल जाएगा, अब मुझे जाना होगा। और एक बात की मुझे दुख है इस शहर में आने के बाद कि मैं यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए क्यों नहीं आया, और मैं डेफिनेटली कुछ दिनों बाद यहाँ पे या कुछ महीने, इनफैक्ट इसी साल समर में हो सकता है मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए आऊँ, ताकि मैं अच्छी तरीके से शहर को एक्सप्लोर कर सकूँ, मैं यहाँ के म्यूज़ियम्स देख सकूँ, पैलेस में जा सकूँ और बाकी चीज़ें यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर कर सकूँ, मेट्रोज़ में घूम सकूँ। और इस पूरे ट्रिप में टिकट्स और खाना वगैरह सब कुछ मिला के पर बंदा 60-70 यूरो लगने चाहिए अगर आप हेलसिंकी से आ रहे हैं।
ये बात सीज़न पे भी डिपेंड करती है, आपके 100 यूरो भी लग सकते हैं, मगर सिर्फ एक दिन के लिए मैं आया हूँ इसलिए मेरे इतने कम पैसे लगे। मगर हो सकता है अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आएँ तो आपके थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं, मगर नॉनदलेस ये शहर बहुत अच्छा है। खैर, अब मेरी क्रूज़ ना निकल जाए तो मुझे जल्दी जाना होएगा अपनी क्रूज़ कैच करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। मैं ऐसी और वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर किसी और दिन मिलते हैं किसी और शहर में कुछ और करते हुए। तो कल मिलते हैं ना, पीस आउट। Even if the sky is falling down,